उसे मेरे कैरेक्टर पर शक है, उसने उनके बार बार पूछने पर सर झुकाए हुए कहा। डॉक्टर सिप्ते अली को जैसे शॉक लगा था। सईदा अम्मा और कुलसुम आंटी भी बोल नहीं सकी थी। डॉक्टर साहब ने उसके बाद उससे कोई सवाल नहीं किया था। वो रात को आएगा तो मैं उससे बात करूँगा, परेशानी की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। उन्होंने मामा को तसल्ली दी। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं जॉब कर लूँगी लेकिन अब उसके घर नहीं जाऊँगी। डॉक्टर सिप्ते अली ने उसकी किसी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था। वो अब भी जैसे शौक में थे। सालार सिकंदर के बारे में वो जो तासुर आज तक बनाए बैठे थे वो बुरी तरह मस्क हुए थे। वो ख़ुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब किसी गलत फहमी का नतीजा हो सकता है, वरना सालार उस लड़की को आधी रात को अपने घर से इस तरह के इल्ज़ाम लगाकर खाली हाथ नहीं निकाल सकता था जिसे वो अपनी बेटी कहते थे। फुरकान उस रात को अकेला आया, सालार उसके साथ नहीं था। डॉक्टर साहब ने लेक्चर के बाद उसे रोक लिया और सालार के बारे में पूछा। वो कुछ मसरूफ़ था इसलिए नहीं आ सका। फुरकान ने इत्मीनान से कहा, आपको उसने बताया है कि उसने इमामा को घर से निकाल दिया है? फुरकान चंद लम्हे बोल नहीं सका। इमामा को? उसने बेयकीनी से कहा, आपके ड्राइवर के ज़रिए ही उसने इमामा को कल सईदा बहन के घर भिजवाया था। फुरकान को पिछली रात सालार की कॉल याद आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा। कैसे? मतलब? फुरकान का दिमाग वाकई चकरा गया था। सालार इमामा पर जिस तरह जान छिड़कता था, कम से कम उसके लिए ये बात मानना नामुमकिन था कि वो उसे घर से निकाल सकता है, और वो भी इस तरह आधी रात को। वो उसे कल जिम में बहुत खामोश सा लगा था और आज वो जिम आया ही नहीं था, लेकिन उसके वहमो गुमा में भी नहीं था कि उसकी खामोशी का कोई ताल्लुक़ इमामा से हो सकता है। मैं उसे अभी फ़ोन करता हूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फुरकान ने परेशान होते हुए सालार को अपने सेल से कॉल की। सालार का सेल ऑफ था। उसने दोबारा घर के नंबर पर ट्राई किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने कुछ हैरान होकर डॉक्टर साहब को देखा। फ़ोन नहीं उठा रहा, सेल ऑफ है। मैं घर जाकर बात करता हूँ उससे। आप इमामा को मेरे साथ भेज दें। फुरकान वाकई परेशान हो गया था। नहीं, इमामा आपके साथ नहीं जाएगी। उसने निकाला है, वो माजरत करके ख़ुद लेकर जाएगा। डॉक्टर सिप्ते अली ने बेहद दो टोक अंदाज में कहा, आप उसे जाकर मेरा पैगाम दे दें। फुरकान ने कभी भी डॉक्टर सिप्ते अली को इतना संजीदा नहीं देखा था। सालार ने बेल की आवाज़ को चंद बार नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे अंदाज़ा हो गया कि फुरकान जाने का कोई इरादा नहीं रखता, और उसका ये इरादा क्यों था वो जानता था। उसने जाकर दरवाज़ा खोला और फिर दरवाज़ा खुला छोड़कर अंदर आ गया। तुमने इमामा को घर से निकाल दिया है? फुरकान ने अंदर आते हुए अपने अकब में दरवाज़ा बंद करते हुए उससे कहा। मैंने नहीं निकाला, वो खुद घर छोड़कर गई है। सालार ने पीछे देखे बगैर स्टडी रूम में जाते हुए कहा। मुझसे झूठ मत बोलो, तुमने मुझे खुद ड्राइवर को भेजने के लिए कहा था। फुरकान उसके पीछे स्टडी रूम में आ गया। हाँ, कहा था, क्योंकि उसने मुझे घर छोड़ने की धमकी दी थी, तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हें कल जाना है, तुम आज चली जाओ, लेकिन मैंने उसे नहीं निकाला। उसने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बेतासुर चेहरे के साथ कहा। बीवियां घर छोड़ने की धमकियां देती ही रहती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें तुम इस तरह घर से निकाल दो। फुरकान ने बेड पर बैठते हुए कहा। देती होंगी, बट शी डेयर नॉट डू दैट टू मी। उसने फुरकान की बात काट कर कहा। डॉक्टर साहब कितने परेशान हैं, तुम्हें अंदाज़ा है इस बात का? ये मेरा और उसका मामला है, वो डॉक्टर साहब के दरमियान में क्यों लेकर आई है? वो सुलगा था। वो कैसे ना लेकर आती? तुम उसे घर से निकालोगे और डॉक्टर साहब को पता नहीं चलेगा? वो चाहती तो ना पता चलता। अगर इतनी ज़रूरत थी कि घर से चली गई तो फिर इतना हौसला भी होना चाहिए था कि मुंह बंद रखती। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। किस बात पर झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? बस हो गया है किसी बात पर। वो कम से कम वजह बताने का कोई इरादा नहीं रखता था। फुरकान आते घंटे के सवाल और जवाब और बहस के बावजूद उससे वजह नहीं पूछ सका था। फिर जैसे उसने हथियार डालते हुए कहा, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब तुम उसे ले आओ। ये मैं नहीं करूँगा, न मैंने उसे निकाला है न मैं उसे लेकर आऊँगा। वो खुद आना चाहती है तो आ जाए, उसने दो टोक अंदाज में कहा। और डॉक्टर साहब ये सब नहीं होने देंगे। वो अपनी मर्ज़ी से गई है या तुमने उसे निकाला है? डॉक्टर साहब का पैगाम यही है कि तुम जाकर माजरत करके उसे ले आओ। सालार खामोश रहा।
मेरे साथ चलो, अभी उसे ले आते हैं। मैं नहीं जाऊँगा, डॉक्टर साहब से मैं खुद बात कर लूँगा। अभी करो बात। मैं अभी बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ वो कुछ दिन वहाँ रहे, ये उसके लिए अच्छा होगा। फुरकान अगले 2 घंटे वहीं बैठा रहा और उसे समझाता रहा, लेकिन वो उसके इनकार को इकरार में बदल नहीं सका। वो बेहद नाखुश सालार के अपार्टमेंट से गया और उसकी खफगी ने सालार की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा किया। उसने फुरकान से गलत नहीं कहा था। वो वाकई मामा को घर से भेजने का कोई इरादा नहीं रखता था। उसने उसे धमकाने की कोशिश की थी और उसके वहमो गुमा में भी नहीं था कि वो वाकई घर छोड़कर चली जाएगी। उसके इस तरह चले जाने से सालार के इश्ताल में इजाफा हुआ। उससे शादी के बाद वो पहली बार ज़िद में आया था, और ये सही था या गलत, एक मर्द की तरह अब उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो फ्रस्ट्रेटेड था, अपसेट था, लेकिन अब हार मानने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर सिप्ते अली अगले 4 दिन उसका इंतज़ार करते रहे। वो नहीं आया, ना ही उसने उन्हें फ़ोन किया। उन्हें खुद उसे फ़ोन करने में आर था। उन्हें कहीं ना कहीं ये तवक्को थी कि वो उनका इतना एहतराम ज़रूर करता था कि उनका पैगाम मिलने पर आ जाएगा, लेकिन उसकी मुकम्मल खामोशी ने जैसे उन्हें जहनी धचका पहुंचाया था। इमामा उस दिन से उन्हीं के घर पर थी। उन्होंने ये बेहतर समझा था कि जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता वो उन्हीं के घर पर रहे। फुरकान डॉक्टर सिप्तली के घर और सालार के अपार्टमेंट के दरमियान घन चक्कर बना हुआ था। वो हर रोज़ डॉक्टर साहब के पास आ रहा था। ये जैसे उसकी तरफ से उस शर्मिंदगी को जाहिर करने की एक कोशिश थी जो वो सालार के उस रवैये पर महसूस कर रहा था। इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा अबतर जहनी हालत इमामा की थी। उसे ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि सालार उसके मामले में इस तरह का रवैया दिखा सकता है। वो घर में डॉक्टर साहब और कुलसुम आंटी की परेशानी देखकर ख़ुद को और भी ज़्यादा मुजरिम महसूस कर रही थी, और उसी जहनी तनाव की वजह से उसे बुखार रहने लगा था। चौथे दिन डॉक्टर सिप्ते अली ने सालार को फ़ोन कर दिया। वो ऑफिस में बैठा हुआ था और सेल पर डॉक्टर साहब का नंबर देखते ही वो चंद लम्हे हिल नहीं सका। ये एक ऐसी कॉल थी जिससे वो बचना भी चाहता था और जिसे वो अटेंड ना करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता था। रस्मी सलाम दुआ के बाद डॉक्टर सिप्ते अली ने किसी तमहीद के बगैर उससे कहा, आप अगर शाम को मेरी तरफ आ सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं आ जाता हूँ। अगर मामला हल हो सका तो बेहतर होगा, वरना मामला ख़त्म कर लेंगे। उनके अल्फाज में उसके लिए किसी किस्म का इब्हाम नहीं था। मैं आ जाऊँगा, मेहरबानी होगी आपकी। उन्होंने किसी मज़ीद बात के बगैर सलाम करके फ़ोन बंद कर दिया। वो फ़ोन हाथ में पकड़े बैठा रहा। डॉक्टर सिप्ते अली का ये लहजा उसके लिए नया था, लेकिन गैर मुतवक्को से वो जुमला था जो उन्होंने आखिर में कहा। मामला ख़त्म करने तक की नौबत कैसे आ गई थी। उसके नज़दीक ये सिर्फ एक झगड़ा था। पहली बार उसके पेट में गिरें पड़ी थी। उस शाम को डॉक्टर सिप्ते अली ने हमेशा की तरह उसे दरवाजे पर रिसीव नहीं किया था। ना उससे मुसाफा किया और ना वो उसके लिए उठे थे। वो मुलाजिम के साथ अंदर आया। डॉक्टर सिप्ते अली लाउंज में कोई किताब पढ़ रहे थे। उसके आने पर उन्होंने वो किताब बंद करके एक तरफ रख दी। सालार सलाम करने के बाद सामने वाले सोफे पर बैठ गया। मैं तुमसे बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा सालार। सालार ने सर उठाकर उन्हें देखा। वो पहली बार उनके मुंह से तुम का तर्ज तखातुब सुन रहा था, और वो भी अपने लिए, वरना वो अपने मुलाजिम को भी आप कहकर मुखातिब किया करते थे। मैं पिछले 4 दिन से सिर्फ इस बात पर शर्मिंदा हूँ कि मैंने इमामा की शादी तुमसे क्यों करवाई। तुम इस काबिल नहीं थे। मोहब्बत के दावे करना और बात होती है, लेकिन किसी औरत को अपने घर में इज्जत से रखना एक बिल्कुल अलग बात। तुम सिर्फ पहला कलाम कर सकते थे। लाउंज से मुंसलिक कमरे में वो डॉक्टर साहब की आवाज़ और उसकी खामोशी दोनों को सुन रही थी। बीवी को इस तरह घर से निकालने वाले मर्द को मैं मर्द तो क्या, इंसान भी नहीं समझता। तुम्हें अगर उस बात का पास नहीं था कि वो तुम्हारी बीवी है, तो इस बात का पास होना चाहिए था कि वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी को तुमने इस तरह खाली हाथ आधी रात को घर से निकाला है। मैंने उसे घर से नहीं निकाला, वो खुद। सालार ने कुछ कहने की कोशिश की। डॉक्टर साहब ने उसकी बात काट दी। तुमने गाड़ी अरेंज की थी। अंदर बैठी मामा कांपने लगी थी। उसने डॉक्टर साहब को कभी इतनी बुलंद आवाज़ में बात करते नहीं सुना था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने उसके कैरेक्टर के बारे में बात की। सालार ने नज़रें उठाकर उन्हें देखा। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। आपने उससे पूछा कि ये बात मैंने क्यों की थी। अंदर बैठी मामा का चेहरा फक हो गया था।
सिर्फ यही एक बात थी जिस पर वो गिल्टी थी और जिसका एतराफ़ वो इतने दिन से किसी से नहीं कर पाई थी। मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगा। मैं तुम्हारे किरदार को नहीं जानता, लेकिन वो 9 साल से मेरे पास रहे। वो कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकती जिस पर तुम उसके किरदार पर उंगली उठाते। उसे यकीन था वो अब जलाल का नाम लेगा, अब लेगा। उसका पूरा जिस्म सर्द पड़ रहा था। 1 2 3 4 5। उसका दिल सेकंड से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से धड़क रहा था। सालार का एक जुमला उस वक्त डॉक्टर साहब की नज़रों में उसे हमेशा के लिए गिराने वाला था, लेकिन इस तरफ खामोशी थी। फिर मामा ने उसकी आवाज़ सुनी। एक लम्हे के लिए उसे लगा उसका दिल रुक जाएगा। आई एम सॉरी। उसे यकीन नहीं आया ये वो जुमला नहीं था जिसे सुनने की उसे तवक्को थी। उसकी माजरत ने उसे शौक दिया था, तो डॉक्टर साहब को कुछ और मुश्तइल किया। एक बात याद रखना तुम सालार, जो कुछ तुम्हें ज़िंदगी में मिलने वाला है इस औरत के मुकद्दर से मिलना है। ये तुम्हारी ज़िंदगी से निकल गई तो ख्वारी के सिवा कुछ और हाथ नहीं आना तुम्हारे। हाथ मलोगे सारी उम्र तुम। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने तुम्हें इमामा का कफ़ील बनाया है। कभी राज़िक बनने की कोशिश भी मत करना। तुम राज़िक नहीं हो उसके। अल्लाह तुमसे बेहतर कफ़ील दे देगा उसे, तुमसे ज़्यादा मेहरबान, तुमसे ज़्यादा ख्याल रखने वाला। वो काटो तो लहू नहीं के मसादिक बना बैठा था। डॉक्टर सिप्ते अली ने कभी ऐसी बातें नहीं की थी, कभी भी नहीं। शर्मसारी सी शर्मसारी थी जो वो महसूस कर रहा था, और अंदर बैठी इमामा भी नदामत के एक ऐसे ही समंदर में गर्क थी। उसे घर में रखना है तो इज़्ज़त से रखो, वरना अभी और इसे वक्त छोड़ दो। तुमसे कई गुना अच्छे इंसान के साथ ब्याह दूंगा जो उसे तुमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने घर की इज़्ज़त बनाकर रखेगा। मैं आपसे और उससे बहुत शर्मिंदा हूँ। आप उसे बुलाएं, मैं उससे माजरत कर लेता हूँ। उसे घुटने टेकने में देर नहीं लगी थी। अंदर बैठी इमामा ज़मीन में जैसे गड़ कर रह गई थी। यह आखिरी चीज़ थी जिसकी तवक्को उसे सालार से थी। कुलसुम आंटी उसे बुलाने के लिए आई थी और उसका दिल चाहा था कि वो कहीं भाग जाए। ज़िंदगी में अपने शौहर का झुका हुआ सर देखने से बड़ी नदामत का सामना उसने आज तक नहीं किया था। क्या मलामत थी जो लाउंज में आकर बैठते हुए उसने खुद को की थी। ये सब कुछ उसकी गलती से शुरू हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हूँ। जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। जो कुछ किया गलत किया मैंने। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने सर या नज़रें उठाए बगैर उसके बैठते ही कहा था। इमामा के रंज में कुछ और इजाफा हुआ। आज सालार के साथ ज़्यादती हुई थी और उसकी ज़िम्मेदार वो अपने आप को ठहरा रही थी। बेटा, आप जाना चाह रही हैं तो चली जाएं, और नहीं जाना चाहें तो? डॉक्टर साहब ने उससे कहा। नहीं, मैं जाना चाहती हूँ, उसने अपनी आंखें रगड़ते हुए कहा। ठीक है, फिर अपना सामान पैक कर लें, डॉक्टर साहब ने उससे कहा, और वो उठकर अपने कमरे में आ गई। 2 दिन पहले कुलसुम आंटी ने उसे कुछ कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें ला कर दी थी। उसने उन्हें एक बैग में रख लिया। डॉक्टर साहब इमामा के उठते ही स्टडी रूम में चले गए और सर झुकाए वो वहीं बैठा रहा। बेटा, खाना लगवाऊं? कुलसुम आंटी ने जैसे माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश की। नहीं, मैं खाना खाकर आया था। उसने अब भी नज़रें नहीं उठाई। वो नज़रें उठाने के काबिल ही नहीं रहा था। मुलाजिम सॉफ्ट ड्रिंक का एक गिलास उसे देकर गया। सालार ने कुछ कहे बगैर गिलास उठाकर चंद घूंट लेकर रख दिया। उसे अपनी चीज़ें पैक करके बाहर आने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे थे। सालार ने खड़े होकर खामोशी से उससे बैग ले लिया। डॉक्टर साहब भी तब तक स्टडी रूम से निकल आए थे। वो उन दोनों को गाड़ी तक छोड़ने आए थे, मगर हमेशा की तरह वो सालार से बगल गैर नहीं हुए। गाड़ी के सड़क पर आने तक दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। फिर सालार ने कहा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आई मिसबिहेव विद यू। वो दोबारा उससे माजरत की तवक्को नहीं कर रही थी। सालार, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था कि अब्बू को इतना गुस्सा आएगा। उन्होंने तुम्हारे साथ। सालार ने उसकी बात काट दी। नहीं, ठीक किया उन्होंने, जो भी किया। गलत तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। लेकिन मैंने तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं कहा था। तुम्हारा मतलब है तुम ये सब कुछ कहोगे और मैं ये ना समझूं कि तुम मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हो? सालार खामोश रहा था। वो मुझे इत्तेफाकन उस दिन पार्किंग में मिल गया था। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहना शुरू किया। सालार ने इस बार उसे नहीं टोका। अभी चंद माह पहले उसने दूसरी शादी की है। उसने लंच के लिए इसरार किया। मुझे ख्याल भी नहीं आया कि तुम्हें बुरा लग सकता है,
और मैंने तो लंच भी नहीं किया था। कुछ देर रेस्टोरेंट में बैठे रहे, फिर वो आदमी और उसकी मिसेज आ गई। मुझे देर हो रही थी तो मैं वहाँ से घर आ गई। बस इतनी सी बात थी। मेरी गलती बस ये थी कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं उससे मिली थी, और मेरी गलती ये थी कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। सुन लेनी चाहिए थी। आई ओवर रिएक्टेड। वो अब मध्यम आवाज़ में एतराफ़ कर रहा था। बेइज्जती करवानी थी, इसीलिए वो बड़बड़ाया था। वो उससे कहना चाहती थी कि वो इस वक्त उसकी इस कदर एहसानमंद हो रही थी, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। उसकी एक लम्हे की खामोशी ने उसकी इज्जत रखी थी और पिछले तमाम दिन के रवैयों का जैसे कफ़ारा अदा किया था। वो एहसानमंदी के अलावा इस वक्त उस शख्स के लिए कुछ महसूस नहीं कर रही थी। इस वक्त तशक्कुर और शर्मिंदगी के सिवा तीसरी चीज़ कोई उसके पास नहीं थी। कुछ देर खामोशी रही। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें किसी आदमी के साथ मेरा मिलना इतना बुरा लगेगा, वरना मैं तो कभी। कुछ देर के बाद उसने कहा था। सालार ने उसकी बात काटी। वो कोई आदमी नहीं था इमामा, वो अब मेरे लिए सिर्फ कोई आदमी है। सालार ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसने नाक रगड़ते हुए आंखों को एक बार फिर साफ करने की कोशिश की। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है। उसने इमामा की पेशानी पर हाथ रखकर जैसे टेम्परेचर चेक किया। बुखार है, थोड़ा सा है। डॉक्टर के पास ले जाता हूँ? नहीं, मेडिसिन ले रही हूँ मैं, बैग में है मेरे। वो खामोश हो गया। उन्होंने ऐसी खामोशी में पहले कभी सफ़र नहीं किया था। उस एक वाक़ये ने एतमाद के उस रिश्ते में कुछ अजीब दरारें डाली थी, जो पिछले चंद माह में उनके दरमियान बन गया था। उसको इतना गुस्सा क्यों आया, और इस तरह का गुस्सा? वो खुद भी ये समझ नहीं पाया था। वो गुस्सैल नहीं था। कम से कम पिछले 10 सालों में ऐसे बहुत कम मौक़े आए थे जिन पर किसी से उसकी खफकी इतनी तवील हुई हो जितनी इमामा से हो गई थी। वो जलाल से जेलस नहीं था, वो इनसिक्योर था। वो उसके मामले में किस तरह बेख्तियार थी, उसका मुज़ाहिरा वो 10 साल पहले बहुत अच्छे से देख चुका था। जलाल का एकदम दोबारा उनकी ज़िंदगी के मंजरनामे में इस तरह नमूदार होना सालार को एक मर्द के तौर पर बेहद हद तक महसूस हुई थी। बाजी, आप कहाँ थी? अगली सुबह वो मुलाजिमा के बेल देने पर जागी थी। दरवाज़ा खोलने पर उसे देखते ही मुलाजिमा ने पूछा। मैं चंद दिन अपने घर रहने के लिए गई हुई थी, उसने टालने वाले अंदाज में कहा। तबीयत ठीक है आपकी? मुलाजिमा ने उसका चेहरा गौर से देखते हुए कहा। हाँ, नहीं बस थोड़ा सा बुखार है और कुछ नहीं। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। कोई खुशखबरी तो नहीं है बाजी? वो बेडरूम की तरफ जाते जाते मुलाजिमा के जोश पर ठिठकी और फिर बुरी तरह शर्मिंदा हुई। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सफाई करो। फ़ोन की बेल होने पर वो किचन में अपने लिए नाश्ता बनाते हुए बाहर निकल आई। वो सालार था जो आमतौर पर इसी वक्त उसे कॉल किया करता था। इतने दिनों के वक्फे के बाद फ़ोन पर उसकी आवाज़ उसे बेहद अजीब लगी थी। कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो पूछ रहा था। मैं ठीक हूँ अब, उसने कहा था। नाश्ता करके गए थे ऑफिस? उसे किचन में कोई इस्तेमाल शुदा बर्तन नज़र नहीं आया था। नहीं, लेट हो गया था, नाश्ते के लिए टाइम नहीं था। मुझे जगा दिया होता, मैं बना देती, उसने कहा। नहीं, मुझे भूख भी नहीं थी। रस्मी जुमलों के बाद अब वो खंदक आ गई थी जिससे दोनों बचना चाह रहे थे और बच नहीं पा रहे थे। एक दूसरे से कुछ कहने के लिए उनके पास एकदम अल्फाज नहीं रहे थे, और वो ख़ुद कोई बात ढूंढने में नाकाम रहने के बाद उससे पूछने लगा। कुछ नहीं, वो भी इतनी ही खाली थी। रात को कहीं बाहर खाना खाने चलें? उसने कहा। अच्छा। गुफ्तगू फिर स्क्वायर वन पर आ गई। सालार ने खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वो बहुत देर रिसीवर पकड़े बैठी रही। बहुत फ़र्क था उसकी गुफ्तगू में जो वो एक हफ़्ते पहले फ़ोन पर करते थे और इस गुफ्तगू में जो वो अब कर रहे थे। दरारें भरना ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि निशान कभी नहीं जाते। वो भी यही वक्त महसूस कर रहे थे। उसने ज़िंदगी में उस एक हफ़्ते में जो कुछ सीखा था वो शादी के इतने महीनों में नहीं सीखा था। किसी इंसान की मोहब्बत कभी गैर मशरूत नहीं हो सकती, ख़ास तौर पर तब जब कोई मोहब्बत शादी नाम के रिश्ते में भी बंधी हो। सालार की मोहब्बत भी नहीं थी। एक नाखुशगवार वाक़या उसे आसमान से ज़मीन पर ले आया था। वो ज़मीनी हक़ाइक़ उसे पहली बार नज़र आए थे जो पहले उसकी नज़रों से ओझल थे। वो सिर्फ महबूबा नहीं रही थी, बीवी बन चुकी थी। एक मर्द के लिए उसे अब ज़िंदगी, दिल और जहन से निकालना ज़्यादा आसान था।
सालार ने दूसरों की नज़रों में उसकी इज्जत ज़रूर रख ली थी, लेकिन उसकी अपनी नज़रों में उसे बहुत बेवक़्त कर दिया था। खुशफहमियों और तवक्कुआत का पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता रेज़ा रेज़ा हो रहा था। वो शाम को जल्दी घर आ गया था और वो जानती थी कि ये इरादी तौर पर था। उसके लिए बैरूनी दरवाज़ा खोलने पर उसने हमेशा की तरह गर्मजोशी से उसे अपने साथ नहीं लगाया था। उससे नज़र मिलाना, मुस्कुराना और उसके करीब आना शायद उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था। पहले सब कुछ बेइख्तियार होता था, अब कोशिश के बावजूद भी नहीं हो पा रहा था। खाने के लिए बाहर जाते हुए भी गाड़ी में वैसी ही खामोशी थी। दोनों वक्फे वक्फे से कुछ पूछते, फिर यक हरफी जवाब के बाद खामोश हो जाते। वो पहला डिनर था जो उन्होंने एक दूसरे के सामने बैठे अपनी डिनर प्लेट को देखते हुए किया था, और दोनों ने खाना किसी दिलचस्पी के बगैर खाया था। वापसी भी इसी खामोशी के साथ हुई थी। वो एक बार फिर सोने के लिए बेडरूम में और वो स्टडी रूम में चला गया। अगले दिन वो तकरीबन एक हफ्ते के बाद नाश्ते की टेबल पर थे। बात करना नज़र मिलाने से ज़्यादा आसान था और वो बात करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों अपनी अपनी जगह शर्मिंदगी और उन तकलीफ़दा एहसासात को ख़त्म करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ थे, जो उस टेबल पर बिन बुलाए मेहमानों की तरह मौजूद थे। लेकिन वो मेहमान टेबल छोड़ने पर तैयार ही नहीं थे। एक हफ्ते के बाद ही वो घर का बना हुआ लंच ऑफिस लेकर जा रहा था। वो इमामा से कह नहीं सका कि उसने पूरा हफ्ता घर पर नाश्ते समेत खाना खाना ही छोड़ दिया था। वो घर इतने दिन उसके लिए भूत बंगला बना रहा। घर से निकलते हुए उसने इमामा से कहा, मेरे दराज में तुम्हारी रिंग है, वो ले लेना। इमामा ने जैसे करंट खाकर अपना हाथ देखा। मेरी रिंग? वो रिंग उसे पहली बार याद आई थी। वो मैंने कहाँ रख दी? मेरे ऑफिस के वॉशरूम में, उसने बाहर निकलते हुए बेतासुर लहजे में कहा। वो खड़ी रह गई। कई दिनों के बाद उस रात सालार ने बड़ी रग़बत से खाना खाया था। वो आमतौर पर एक चपाती से ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन आज उसने 2 चपातियाँ खाई थी। और बना दूँ? इमामा ने उसे दूसरी चपाती लेते हुए देखकर पूछा। वो खुद चावल खा रही थी। नहीं, मैं पहले ही ओवर ईटिंग कर रहा हूँ, उसने मना कर दिया। इमामा ने उसकी प्लेट में कुछ सब्ज़ी डालने की कोशिश की, उसने रोक दिया। नहीं, मैं वैसे ही खाना चाह रहा हूँ। इमामा ने कुछ हैरानी से उसका चेहरा देखा। वो बेहद गहरी सोच में डूबा उस चपाती के लुक में ले रहा था। वो जानती थी कि उसके हाथ की चपाती पसंद है उसे, लेकिन उसने उसे सिर्फ चपाती ही खाते पहली बार देखा था। उस दिन पहली बार उसने आखिरी लुकमा उसे नहीं दिया। वो खाना खाने के बाद टेबल से उठ गया। वो बर्तन इकट्ठे कर रही थी जब वो कुछ पेपर्स ले आया था। ये क्या है? इमामा ने कुछ हैरानी से उन पेपर्स को देखा जो वो उसकी तरफ बढ़ा रहा था। बैठ कर देख लो। वो खुद भी कुर्सी खींचते हुए बैठ गया। वो भी कुछ उलझे अंदाज में पेपर्स लेकर बैठ गई। पेपर्स पर एक नज़र डालते ही उसका रंग फक हो गया था। तलाक के पेपर्स हैं ये? वो बमुश्किल बोल सकी। नहीं, मैंने अपने वकील से एक डिवोर्स डीड तैयार करवाया है। अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल हो गई कि हमें अलग होना पड़ा, तो ये तमाम मामलात को पहले से कुछ खुश उसलूबी से तय करने की एक कोशिश है। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। वो अब भी हवास बाख्ता थी। डरो मत, ये कोई धमकी नहीं है। मैंने ये पेपर्स तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार करवाए हैं। सालार ने उसके कांपते हुए हाथों को अपने हाथ में लिया। कैसा तहफ़्फ़ुज़? उसे अब भी ठंडे पसीने आ रहे थे। मैंने अलहदगी की सूरत में फाइनेंशियल सिक्योरिटी और बच्चों की कस्टडी तुम्हें दी है। लेकिन मैं तो तलाक नहीं मांग रही। उसकी सारी गुफ्तगू उसके सर के ऊपर से गुजर रही थी। मैं भी तुम्हें तलाक नहीं दे रहा, सिर्फ कानूनी तौर पर ख़ुद को पाबंद कर रहा हूँ कि मैं अलहदगी के केस को कोर्ट में नहीं ले जाऊँगा। फैमिली के ज़रिए मामलात को तय करने की कोशिश करेंगे, और अगर ना हुए तो मैं तुम्हें अलहदगी का हक़ दे दूँगा, और ऐसी सूरत में अगर हमारे बच्चे हुए तो उनकी कस्टडी भी तुम्हें दे दूँगा। एक घर और कुछ रकम भी। जो भी चीज़ें इस सारे अरसे में हक़ महर, तहाइफ, ज्वेलरी या रुपये और प्रॉपर्टी की सूरत में तुम्हें दूंगा, वो सब खुला या तलाक, दोनों सूरतों में तुम्हारी मलकियत होगी। मैं उनका दावा नहीं करूँगा। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? उसने बेहद खाइफ अंदाज में उसकी बात काटी। मैं अपने आप से डर गया हूँ इमामा। वो बेहद संजीदा था। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ सकता है।
मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला, लेकिन मैंने उस रात ये परवाह नहीं की कि तुम घर से जा रही हो तो क्यों जा रही हो और कहाँ जा रही हो। मैं इतना मुश्तइल था कि मुझे कोई परवाह नहीं थी कि तुम बाहिफाजत कहीं पहुँची भी हो या नहीं। वो बेहद साफ गोई से कह रहा था। और फिर इतने दिन मैंने डॉक्टर साहब की भी बात नहीं सुनी। आई जस्ट वॉन्टेड टू पनिश यू। वो एक लम्हे के लिए रुका और उस सब ने मुझे खौफज़दा कर दिया। मेरा गुस्सा ख़त्म हुआ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतना गिर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव कर सकता हूँ, लेकिन मैंने किया। बहरहाल मैं इंसान ही तो हूँ। तुमको साथी के बजाय हरीफ समझूंगा तो शायद आइंदा भी ऐसा करूँगा। अभी शादी को थोड़ा वक्त हुआ है। मुझे बहुत मोहब्बत है तुमसे। मैं बहुत खुशी खुशी ये सारे वादे कर सकता हूँ तुमसे, सब कुछ दे सकता हूँ तुम्हें। लेकिन कुछ अरसे के बाद कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो पता नहीं हमारे दरमियान कितनी तलखी हो जाए। तब शायद मैं इतनी सखावत ना दिखा सकूं और एक आम मर्द की तरह खुद गर्ज बनकर तुम्हें तंग करूं। इसलिए अभी उन दिनों जब मेरा दिल बहुत बड़ा है तुम्हारे लिए, तो मैंने कोशिश की है कि ये मामला तय हो जाएं। सिर्फ ज़ुबानी वादे ना करूं तुम्हारे साथ। मेरी तरफ से मेरे वालिद के सिग्नेचर हैं इस पर। तुम डॉक्टर साहब से भी इस पर साइन करवा लो। डॉक्टर साहब चाहें तो ये पेपर्स अपने पास रख लें या तुम अपने लॉकर में रख दो। वो आंखों में आंसू लिए उसका चेहरा देखती रही। मैंने तो तुमसे कोई सिक्योरिटी नहीं मांगी, उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी, लेकिन मुझे तो देनी चाहिए ना। मैं ये पेपर्स जज्बात में आकर तुम्हें नहीं दे रहा हूँ। ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर रहा हूँ। तुम्हारे बारे में मैं बहुत पजेसिव हूँ, बहुत इनसिक्योर हूँ मामा। वो एक लम्हे के लिए होठ काटते हुए रुका। और अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम मुझे छोड़ना चाहो तो मैं तुम्हें कितना तंग कर सकता हूँ तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया है। वो फिर रुककर होठ काटने लगा था। तुम मेरा वाहिद ऐसा असासा हो जिसे मैं पास रखने के लिए फेयर और फाउल की तमीज़ के बगैर कुछ भी कर सकता हूँ। और ये एहसास बहुत खौफनाक है, बहुत खौफनाक है मेरे लिए। मैं तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाने का सोच भी नहीं सकता, न तुम्हारी हक तलफ़ी चाहता हूँ। हम जब तक साथ रहेंगे बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे, और अगर कभी अलग हो जाएं तो मैं चाहता हूँ कि एक दूसरे को तकलीफ़ दिए बगैर अलग हो। वो उसका हाथ थपकते हुए उठ कर चला गया। वो पेपर्स हाथ में लिए बैठी रही।